एक और वीडियो में एक और नए सवाल के जवाब के साथ आपको खुशामदीद। और मैं जो वीडियो मैंने कल बनाई थी उस वीडियो की तरह इसमें भी एक ऐसे ही सवाल को डिस्कस करूँगा जो अक्सर स्टूडेंट्स पूछते हैं। कल जो वीडियो मैंने बनाई थी उसमें मैंने इस क्वेश्चन को एड्रेस किया था कि हम जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस यूज़ करते हैं मुख्तलिफ़ क्वांटिटीज़ के फार्मूलाज में, जैसा कि डॉट प्रोडक्ट में आपके पास कोसाइन थीटा का आना और क्रॉस प्रोडक्ट में आपके पास साइन थीटा का आना, या फिर स्नेल्स लॉ में साइन थीटा का आना, इस तरह की चीज़ों के बारे में हमने बात की थी। यानी मैंने ये बताया था कि ये मैथमेटिकल या ख़ासकर जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं ये कहाँ से आते हैं। आज मैं एक और सवाल को डिस्कस करने जा रहा हूँ जिसको ऑफ कोर्स आप वीडियो में पहले ही वीडियो के टाइटल में देख चुके होंगे, लेकिन उससे पहले मैं एक बात जो कल की वीडियो में मैंने की थी उसकी थोड़ी सी तस्हीह कर दूँ। और मैंने वीडियो के एंड की जानिब गालिबन एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया था कि ये ऐसे सवालात, यानी ये पूछना कि कोसाइन थीटा या साइन थीटा किसी फार्मूला में क्यों आते हैं, मैंने शायद वीडियो के एंड की जानिब ये कहा था कि ये बेवकूफ़ाना सवाल है। तो किसी ने कमेंट किया हुआ था मेरी यूट्यूब के ऊपर चैनल के ऊपर कि उन्होंने आई एम श्योर के सरकास्टिकली, मुझे नाम याद नहीं है जिसने भी कहा था, लेकिन आई एम श्योर के सरकास्टिकली उन्होंने कहा था कि ये बेवकूफ़ाना सवाल हैं लेकिन हमारी काफ़ी मदद हो जाती है। तो मुझे एहसास हुआ कि मे बी आई शुडंट हैव यूज्ड दैट वर्ड। तो आई एम नॉट श्योर कि मैंने ये वर्ड कल क्यों यूज़ किया था, लेकिन ये एक स्टूडेंट अगर ऐसे सवाल करे तो बहुत अच्छे सवाल हैं और मैं मानता हूँ कि मुझे ये लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करना चाहिए था। लेकिन आपको शायद इस बात का भी अंदाज़ा हो कि मैं अपनी वीडियोज़ को ओरिजिनल रखता हूँ, मैं उनको एडिट नहीं करता। जो बातें यहाँ पे मैं बोलता हूँ, जो जवाबात मैं आपको देता हूँ, वो सारे के सारे ओरिजिनल होते हैं, उनमें ज़रा भी एडिटिंग नहीं होती। और इसलिए मैंने जो कल वीडियो बनाई थी, तकरीबन आधे घंटे की वीडियो थी, वो भी मैंने बिना किसी ट्रांसक्रिप्ट के, बिना कुछ लिखे, बस ऐसे ही बोल के बना दी थी और मैंने उसको ओरिजिनल रखा था। तो हो जाता है ऐसे इतनी लंबी वीडियो में बंदा ऐसा कोई फ़िक्रा बोल जाए जो मैं मानता हूँ कि मुझे नहीं बोलना चाहिए था, क्योंकि ये बेवकूफ़ाना सवाल नहीं है। खैर, इसके साथ अब हम चलते हैं आज के सवाल की तरफ। और आज जो सवाल मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ वो पॉइंट चार्ज के रिलेटेड है। और ख़ासकर जब आप कूलम्स लॉ और इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ते हैं अपनी कॉलेज की फ़िज़िक्स में, सेकेंड ईयर की फ़िज़िक्स के पहले चैप्टर में, तो आप पॉइंट चार्ज के बारे में पढ़ते हैं। तो मुझसे कल शाम को ये किसी ने सवाल पूछा था मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करके कि इसके रिलेटेड बता दें कि क्या ये रियल हैं, क्या ये जो हम टेस्ट चार्ज लेते हैं या पॉइंट चार्ज लेते हैं, क्या ये रियल है। ख़ासकर टेस्ट चार्ज, क्योंकि जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफ़ाइन करते हैं तो उसमें टेस्ट चार्ज ही आता है आपके पास। तो इसको जानने से पहले कि क्या ये रियल हैं और इस तरह के हम काम क्यों करते हैं, इस तरह के काम मैं कह रहा हूँ कि हम क्यों करते हैं, इस फ़िक्रे पे गौर करें। इसका मतलब है कि फ़िज़िक्स के अंदर ऐसी बहुत सारी और भी मिसालें हैं जिनमें आपको ऐसी ही चीज़ें मिलेंगी जैसे ये टेस्ट चार्ज के साथ होता है। इससे मेरा क्या मुराद है कि जैसे टेस्ट चार्ज के साथ होता है, ये अभी जब मैं इसको एक्सप्लेन करूँगा तो आपको आइडिया हो जाएगा कि मेरा कहने का क्या मतलब है। तो ज़रा हम बेसिक से स्टार्ट करते हैं फर्स्ट चीज़ से, ताकि हमें पता चल जाए कि हम ये जो टेस्ट चार्ज का कॉन्सेप्ट है ये आता कहाँ से है। तो सबसे पहले तो आप ये देखें कि गालिबन 1786 या 85 या 87, डजंट रियली मैटर, जब कूलम्स लॉ ने अपना ये लॉ पेश किया था जिसमें उसने ये बताया था कि अगर आपके पास पॉइंट चार्जेस हों तो उनके दरमियान जो फ़ोर्स होगी अट्रैक्शन की या रिपल्शन की वो इतनी होगी। अच्छा, मुझे हंसी आ गई है क्योंकि आज भी ये एरोप्लेन जो है बिल्कुल इसी वक्त शाम के वक्त इधर से गुजर रहा है। कल जब मैं वीडियो बना रहा था तो गालिबन यही टाइम था और उस वक्त भी ये गुजर रहा था। इट्स क्वाइट फनी हाउ कोइंसिडेंटल इट इज़। एनीवे, लेट्स गेट बैक टू क्वेश्चन। तो कूलम्स लॉ ने जो फार्मूला दिया था वो एम्पिरिकल लॉ था। एम्पिरिकल लॉज जो हैं वो ऐसे लॉज होते हैं जो आप तजर्बे से अखज़ करते हैं, ठीक है। वो नेचर में पाए तो जाते हैं लेकिन उनकी जो ऑब्ज़र्वेशन है ना वो एक्सपेरिमेंटल होती है। तो जो कूलम्ब का लॉ है जो चार्जेस के दरमियान फोर्सेस बताता है अट्रैक्शन या रिपल्शंस की, इट्स एन एम्पिरिकल लॉ, यानी कूलम्ब ने ये नतीजा तजर्बे से अखज़ किया था।
और ये फार्मूला जो है ये पॉइंट चार्जेस के लिए वैलिड है, किसी तरह के भी चाहे वो हों। तो अब ज़रा गौर करें इसके ऊपर, इसकी डिटेल के ऊपर। ऑफ कोर्स जो आप लोगों ने पढ़ी हुई हैं और सबको पता है, उसका फार्मूला भी पता है, आपको डेफिनेशन भी पता है, बस थोड़ा डिटेल के ऊपर गौर करें। तो आप कहते हैं कि हमारे पास कुछ फासले के ऊपर दो चार्जेस पड़े हुए हैं जो एक दूसरे से कुछ फासले के ऊपर हैं। तो एक चार्ज जो है वो दूसरे चार्ज के ऊपर फोर्स लगाता है। सवाल ये है कि अगर मैं ये वाला चार्ज कंसीडर करूं जिसके ऊपर फोर्स लग रही है, तो इस चार्ज को कैसे पता कि इस जगह पे, जहाँ पे ये मेरी दूसरी दो फिंगर्स हैं, इस राइट वाले चार्ज को कैसे मालूम कि इधर एक चार्ज पड़ा हुआ है इस जगह पे जो लेफ़्ट वाला मेरा हाथ है, तो और उसकी वजह से मुझके ऊपर फोर्स लग रही है, मेरे ऊपर फोर्स लग रही है। ये एक चार्ज को कैसे मालूम कि दूसरे कुछ फासले के ऊपर दूसरा चार्ज पड़ा है जिसकी वजह से मुझे फोर्स को फील करना है। अच्छा, यही सवाल जो है ये इससे पहले जो न्यूटन का ग्रेविटेशन का लॉ है उसके अंदर भी यही बात आती है कि ज़मीन को कैसे पता कि मुझसे इतने फासले के ऊपर सूरज मौजूद है और उसकी वजह से मेरे ऊपर फोर्स लगनी है। और उस वक्त जो जवाब न्यूटन ने इसका सोचा था ना, वो ये था कि जो फोर्स है वो इंस्टेंटेनियस है। इंस्टेंटेनियस का मतलब ये है कि अब चूँकि सूरज और ज़मीन अपनी अपनी जगह पे मौजूद हैं, तो इस तरह इनको समझाना मुश्किल है। आप यूँ एग्ज़ाम्पल समझे कि न्यूटन का आइडिया ये था कि अगर सूरज यहाँ से गायब होता है तो बिना किसी टाइम के गुज़रे फ़ौरन ही ज़मीन को पता चल जाएगा। ज़मीन को पता चल जाने का मतलब ये है कि ज़मीन के ऊपर उसके असरात जो है वो नज़र आना शुरू हो जाएंगे कि सूरज जो है वो गायब हो गया है। पता चलने का ये मतलब होता है, ये लैंग्वेज को आप समझा करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अब ज़ाहिर है ज़मीन के अंदर कोई दिमाग तो है नहीं जो इसको किसी चीज़ का पता चल जाए, तो जब ये लफ्ज़ इस्तेमाल किए जाते हैं कि ज़मीन तो को पता चल जाएगा, तो इसका मतलब है कि ज़मीन के ऊपर सूरज के गायब होने के इफ़ेक्ट्स जो हैं वो इमीडिएटली ज़ाहिर हो जाएंगे और अगर वहाँ पर कोई इंसान मौजूद है तो वो उसको ऑब्ज़र्व कर सकेंगे। एंड सेम इज़ द केस विद कूलम्स लॉ। तो अब कूलम्स लॉ ने 1786 में ये दिया था। आई एम नॉट रियली श्योर कि कूलम ने इसका जवाब दिया था या नहीं, लेकिन जो हिस्ट्री है वो ये है कि इस चीज़ का जवाब जो है वो पहली मरतबा माइकल फैराडे ने दिया था, गालिबन 1831 या 32 में। और उसने ये जो आपने अगेन एफएससी में पढ़ते हैं फील्ड लाइंस का आइडिया दिया था और फील्ड लाइंस से इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट आया था। और उसने ये कहा था कि जब आप किसी जगह पे एक चार्ज को रखते हैं तो उस चार्ज के सराउंडिंग रीजन में जो चार्ज है ना वो एक फ़िज़िकल क्वांटिटी पैदा करता है जिसको आप अब इलेक्ट्रिक फील्ड के नाम से जानते हैं। तो उसने कहा कि जब वहाँ पे चार्ज पड़ा होता है वो अपने सराउंडिंग रीजन में एक इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा करता है। ये सराउंडिंग रीजन कितना बड़ा हो सकता है ये आप मैथमेटिकल स्ट्रक्चर जो है ना कूलम्स लॉ की उधर से देख सकते हैं। यानी फोर्स जो है वो वेरी करती है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल ऑफ इट वेरीज एज इनवर्स स्क्वेयर्ड ऑफ द डिस्टेंस। और जो भी चीज़ कोई इनवर्स स्क्वेयर के लिहाज से वेरी करती है उसकी जो रेंज होती है वो इन्फिनिट होती है। यानी फोर्स ज़ीरो उसी वक्त होगी जब आप आर को इन्फिनिट पुट करेंगे। तो इसका मतलब है कि किसी भी चार्ज के सराउंडिंग रीजन में इन्फिनिट फासले तक उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। ये आइडिया जो है ये पहली दफ़ा माइकल फैराडे दे रहा है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट सवाल ये है कि ओके माइकल फैराडे खुद से सवाल करता है या आप सवाल करते हैं जो भी इस चीज़ को पहली दफ़ा समझ रहा है कि ठीक है हमने मान लिया कि किसी चार्ज के सराउंडिंग रीजन में एक रीजन मौजूद है जहाँ पे हम कहते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद है, लेकिन हम इस बात को माने कैसे, हमें कैसे पता कि इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद है। एंड दिस इज़ दी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। मैंने कल भी इसके ऊपर स्ट्रेस किया था, आज फिर स्ट्रेस करता हूँ कि ये वो सवाल हैं जो इम्पोर्टेंट होते हैं। इट डजेंट रियली मैटर, और यही वो सवाल है जो आज के हमारे मेन क्वेश्चन का जवाब देगा। इट डजेंट रियली मैटर कि आप क्या कंसीव करते हैं, अपने दिमाग में कैसे सोचते हैं किसी चीज़ को। हम माइकल फैराडे की इस चीज़ को या इस थॉट को क्वेश्चन नहीं कर सकते कि भाई तुमने कहाँ से ये इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट जो है निकाल लिया है बैठे बैठे। जब उसने पहली दफ़ा इंट्रोड्यूस करवाया था तो उस वक्त भी तो साइंटिस्ट थे ना, दे डिडंट आस्क दिस क्वेश्चन। उन्होंने ये नहीं कहा कि भाई कहाँ से कैसे निकाल लिया ये सवाल, ये कॉन्सेप्ट जो है इलेक्ट्रिक फील्ड का। इंस्टेड दे आस्क दिस क्वेश्चन कि हम कैसे मान लें कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है किसी चार्ज के इर्द गिर्द मौजूद है। दिस इज़ द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। वो दरअसल इस सवाल जब वो ये सवाल कर रहे हैं कि हम कैसे मान लें, तो वो पूछ ये रहे हैं कि भाई
हमें कोई ऐसा तरीका बताओ जिससे हमारे पास कोई एक्सपेरिमेंटल प्रूफ आए, इसका कोई सबूत आए, कोई ऑब्जर्वेशन आए। तो यहाँ पे जो पॉइंट मैं स्ट्रेस करना चाह रहा हूँ वो ये है कि ऑब्जर्वेशन मैटर्स। इट डज़न्ट मैटर कि आपने किसी चीज़ को कैसे सोचा है, जो चीज़ मैटर करती है वो ये है कि अगर आपने फाइनल रिज़ल्ट कुछ ऐसा दिया है जिसको आप एक्सपेरिमेंटली ऑब्ज़र्व कर सकें, तो इट डज़न्ट मैटर कि वो इंटरमीडिएट स्टेप्स जिसमें आप उस चीज़ को कंसेप्चुअली सोच रहे थे, अपने जहन में उसका कुछ इमेज बना रहे थे, दैट डज़न्ट मैटर। हो सकता है कोई और बंदा किसी और रास्ते से, यानी किसी और थाट से, किसी और तरीके से आपके पास एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशंस ऐसी दें कि बिल्कुल सही रिज़ल्ट आएँ, तो वो भी सही माना जाएगा। तो माइकल फैराडे ने ये सोचा कि इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करता है, लेकिन सवाल ये था कि हम कैसे मान लें कि इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करता है, हमें इसकी कोई ऑब्जर्वेशन चाहिए। तो यहाँ पे आता है ये कॉन्सेप्ट जो पॉइंट चार्ज का है। और अभी हम आगे चलेंगे जो टेस्ट चार्ज का है। तो टेस्ट चार्ज उसको इसलिए कहा गया, ये कहते हैं, क्योंकि ये ऑफकोर्स हमें ये चीज़ टेस्ट करने में मदद देता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो मौजूद है या नहीं। तो अब बात ये है कि आपने ये देखना है कि माइकल फैराडे कहता है कि चार्ज के सराउंडिंग रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद है, और हम सवाल करते हैं कि भाई हमें साबित करके दिखाओ कि कैसे मौजूद है। तो वो कहता है कि फ़र्ज़ करें, अब अगेन ये फ़र्ज़ किया जा रहा है, इट्स जस्ट हिज इमेजिनेशन, इट डजंट रियली मैटर एंड वी आर नॉट अलाउड टू आस्क दैट क्वेश्चन कि भाई आप ये चीज़ फ़र्ज़ क्यों कर रहे हो। जो चीज़ हमें मतलूब है, जो चीज़ हमें चाहिए, ठीक है, जो सबूत हमें चाहिए वो ये है कि वो हमें माइकल फैराडे हमें कोई ऐसा फाइनल नतीजा निकाल के दे जिसको हम एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व कर सकें। तो वो कहता है कि फ़र्ज़ करें हमारे पास एक टेस्ट चार्ज है। इसको टेस्ट चार्ज इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये हमें हेल्प करेगा ये चीज़ टेस्ट करने में, चेक करने में कि इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद है या नहीं। और वो कहता है कि फ़र्ज़ करो कि ये आपके पास जो मेरी बॉक्स है, चार्जिंग बॉक्स है मेरी माइक्रोफोन का, ये कहता है कि फ़र्ज़ करो हमारे पास चार्ज है, ठीक है, और आप इस चार्ज के कुछ फासले पे उस टेस्ट चार्ज को रखते हैं, और फिर आप कहते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड को मैं यूँ डिफ़ाइन करता हूँ कि ये चार्ज जितनी फ़ोर्स लगाएगा इस टेस्ट चार्ज के ऊपर, इसको अगर मैं इस टेस्ट चार्ज की वैल्यू के ऊपर डिवाइड कर दूँ तो मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा। जो आप इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन देखते हैं, फोर्स पर यूनिट चार्ज, यही आप जनरली डेफिनेशन देखते हैं ना। तो आप चार्ज को, जिस चार्ज के ऊपर फोर्स लग रही है, अगर वो चार्ज, उस चार्ज को आप टेस्ट चार्ज कह रहे हैं तो फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज बन जाएगी, तो ये वैल्यू आ जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड की। अब मज़े की बात ये है कि हमने मैयर क्या करनी है, टेस्ट चार्ज की वैल्यू कि कितनी वैल्यू का हमने टेस्ट चार्ज यहाँ पे रखा है, क्योंकि चूँकि वो चार्ज है तो उसकी कुछ ना कुछ वैल्यू तो होगी ना, जितनी भी मिनिमम आप लेते हैं। तो हमें दो चीज़ें चाहिए, टेस्ट चार्ज की वैल्यू और उस टेस्ट चार्ज के ऊपर कितनी फ़ोर्स लगती है डिवाइडेड बाई जितनी फ़ोर्स लगती है। तो अगर हम इन दोनों को डिवाइड कर दें, फोर्स डिवाइड बाई टेस्ट चार्ज की वैल्यू, तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ जाएगा। तो हमारे पास जो माइकल फैराडे कह रहा है वो ये कह रहा है कि भाई आप फोर्स मैयर कर सकते हैं जो इस चार्ज की वजह से दूसरे चार्ज के ऊपर लगेगी। अब मज़े की बात ये है कि फोर्स जो दो चार्जेस के दरमियान होती है उसका फार्मूला क्या है, K टाइम्स जो कांस्टेंट है Q1 मल्टीप्लाइड बाई Q2 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। अब इसको भी हमें थोड़ा सा, इसकी भी क्या लफ्ज़ मैं इस्तेमाल करूं, लेट्स से कि हमें इसकी भी खाल उतारने की ज़रूरत है कि ये फार्मूला हमें क्या बता रहा है। तो राइट हैंड साइड पे हमारे पास तीन क्वांटिटीज़ हैं, एक तो कांस्टेंट है Q1 Q2 एंड R स्क्वायर। R जो है वो दो चार्जेस के दरमियान फासला है, Q1 और Q2 के दरमियान। Q1 एक चार्ज है, Q2 दूसरा चार्ज है। अच्छा, इन दो चार्जेस में से आप चूज़ करते हैं कि आप किस चार्ज की वजह से किस चार्ज के ऊपर लगने वाली फ़ोर्स कैलकुलेट करेंगे। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप Q1 की वजह से Q2 के ऊपर फोर्स देखना चाहते हैं या फिर Q2 की वजह से Q1 के ऊपर फोर्स देखना चाहते हैं। तो फ़र्ज़ करें कि आप Q1 की वजह से Q2 के ऊपर फोर्स देखना चाहते हैं, तो अब ज़रा गौर कीजिएगा, Q1 आपका वो चार्ज है जो फोर्स लगाता है, Q2 वो चार्ज है जिसके ऊपर फोर्स लग रही है। इसका मतलब है कि ये जो Q2 है ना, इसको आप टेस्ट चार्ज कंसीडर कर सकते हैं, क्योंकि इस चार्ज के ऊपर आप देख रहे हैं कि कितनी फ़ोर्स लगती है। और यही वो बात है जो मैंने अभी आपको बताई थी जब इलेक्ट्रिक फील्ड को हम डिफ़ाइन कर रहे थे, कि ये क्या बताता है कि आप किसी रीजन में मौजूद है या नहीं, इसको देखने के लिए आप एक टेस्ट चार्ज कंसीडर करें।
और फिर उस टेस्ट चार्ज के ऊपर लगने वाली जो फोर्स है उसको उस टेस्ट चार्ज से डिवाइड कर दें, जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन है। तो ये जो Q1 और Q2 है ना, इनमें से एक वो चार्ज होता है जो फोर्स लगाता है, एक वो चार्ज होता है जिसके ऊपर फोर्स लग रही है। जिसके ऊपर फोर्स लग रही होती है वो आपका हमेशा ही टेस्ट चार्ज है। और इंटरेस्टिंगली जब आप ऐसा करते हैं, यानी फोर्स लिखते हैं डिवाइडेड बाई टेस्ट चार्ज, उसको डिवाइड करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की फार्मूला कैलकुलेट करने के लिए, तो टेस्ट चार्ज जो है वो डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में से कैंसिल आउट हो जाता है। जो आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला है वो है KQ डिवाइडेड बाई R²। और ये Q जो है ये वो चार्ज है जो फील्ड प्रोड्यूस करता है। देखिए, मैं एक बहुत इम्पोर्टेंट नतीजे के ऊपर लेके आया हूँ आपको, और वो नतीजा ये है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो टेस्ट चार्ज के ऊपर डिपेंड ही नहीं कर रहा। आप अगेन इस बात को गौर से समझें, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है एंड दिस इज़ द आंसर टू योर क्वेश्चन। जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो टेस्ट चार्ज के ऊपर डिपेंड ही नहीं करता। अब अगर आपका फाइनल रिज़ल्ट एक क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड ही नहीं करता तो इसका मतलब है कि हमें कंसर्न ही नहीं है इस चीज़ से कि वो क्वांटिटी रियल है, इमेजिनरी है, अपना वजूद रखती है या नहीं रखती। आप इसको सिंपली यूँ समझ लें कि ये हमारा एक मैथमेटिकल कॉन्स्ट्रक्ट था। अगर आपने ये लफ्ज़ पहले नहीं सुना तो आप यूँ समझे कि इट वाज जस्ट टेस्ट चार्ज वाज जस्ट अ मैथमेटिकल ट्रिक जिसको हमने यूज़ किया है किसी पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए। और इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सपेरिमेंटली मेजरेबल क्वांटिटी है जो हम ऑब्ज़र्व कर सकते हैं, और जो हमें ये बताएगा, अगर हम वो ऑब्ज़र्व कर सकते हैं तो वो हमें ये बताएगी कि किसी पॉइंट के ऊपर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद है, और वो इलेक्ट्रिक फील्ड उस पॉइंट पे मौजूद चार्ज के ऊपर कितनी फोर्स लगाएगा। और फोर्स को आप अगेन एक्सपेरिमेंटली मेजर कर सकते हैं, और चूँकि आप उसको मेजर कर सकते हैं तो इसका मतलब है आप उसकी थ्योरेटिकल यानी इलेक्ट्रिक फील्ड या कूलम्स लॉ की मदद से कैलकुलेट किए गए फार्मूला से कूलम्स लॉ का जो फार्मूला है उसको यूज़ करके आप जो फोर्स कैलकुलेट करते हैं उसको थ्योरेटिकली और जो एक्सपेरिमेंटली आप मेजर करते हैं उन दोनों को कंपेयर कर सकते हैं। और अगर वो बराबर आ जाती हैं तो इसका मतलब है कि कूलम्स लॉ या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला जो है वो सेम है। तो इस सारी कहानी में मैंने आपको जवाब क्या दिया? मैंने आपको जवाब ये दिया है कि इट डजेंट रियली मैटर कि जो टेस्ट चार्ज है वो रियल है या नहीं है। आप इसको यूँ समझ लें कि इट्स जस्ट अ मैथमेटिकल ट्रिक, इट डजेंट रियली मैटर। अब सवाल ये है, जैसे आप इसको डिफ़ाइन करते हैं कि टेस्ट चार्ज एक ऐसा चार्ज होता है जिसकी अपना इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इतना कम होता है कि वो दूसरे जो हमारा चार्ज होता है जिसकी वजह से हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना चाहते होते हैं उसके इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ इंटरफेयर ना करे। ठीक है, ये आइडियलाइजेशन होती है। ये वो तरीका होता है जो बेसिक, मैंने कल की वीडियो में भी आपको कहा था कि जो बेसिक अजम्पशंस हम लेके चलते हैं जिनको बुनियाद बनाकर हम कोई भी फार्मूला ड्राइव करते हैं, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये जो टेस्ट चार्ज की डेफिनेशन है ना, दिस इज़ इम्पोर्टेंट इस सेंस में कि इसको बुनियाद बना के हम अपना इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला ड्राइव करने जा रहे हैं। सो वी हैव टू पुट सम रिस्ट्रिक्शन ऑन द टेस्ट चार्ज, ओके, ताकि हम अपने सिस्टम को ज़्यादा से ज़्यादा प्रीसाइज बना सकें। तो ये जो सारी रिक्वायरमेंट है ना कि ये इसकी वैल्यू इतनी कम होनी चाहिए कि एक्सटर्नल जो मेन चार्ज है उसके फील्ड के साथ इंटरफेयर ना करे, दैट इज़ जस्ट अ प्रिकॉशनरी मेजर कि हमारा जो रिज़ल्ट है या हमारा जो सिस्टम है वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रीसाइज हो सके। बाकी आप देखते हैं कि जो टेस्ट चार्ज है वो चूँकि इलेक्ट्रिक फील्ड की फ़ाइनल फार्मूला में, फ़ाइनल रिज़ल्ट में शो ही नहीं होता, आता ही नहीं है, तो इसका मतलब है कि इट डजंट रियली मैटर। आप चाहें तो इलेक्ट्रॉन को टेस्ट चार्ज कह लें, चाहे तो प्रोटॉन को टेस्ट चार्ज कह लें, और चाहे तो किसी बहुत बड़े चार्ज को आप टेस्ट चार्ज कह लें। मेन थिंग ये है कि वो टेस्ट चार्ज जो है जो भी आप कंसीडर करेंगे इट विल नॉट मैटर। आपके एक्सपेरिमेंट के लिए ये मैटर ही नहीं करेगा, बिकॉज इट इज़ नॉट गोना शो अप इन योर फाइनल फार्मूला। इसका मतलब है कि जो चीज़ आपके फार्मूला में शो नहीं होती आपको उसके लिए परेशान होने की भी ज़रूरत नहीं है। इसका मतलब है कि वो कोई हाइपोथेटिकल चार्ज है, फर्जी चार्ज है, रियल चार्ज है, प्रोटॉन है, इलेक्ट्रॉन है, डजंट कंसर्न अस। Okay, so this is the main idea behind test charge and this is very important and this is the way के साइंटिस्ट जो हैं वो सारे काम कैसे करते हैं। It doesn't really matter कि जब कोई साइंसदान कोई फार्मूला बना रहा है या कोई थ्योरी डिराइव कर रहा है, इट डजेंट रियली मैटर कि वो किन किन रास्तों से गुज़र के किन किन चीज़ों को फ़र्ज़ करके किसी फ़ाइनल नतीजे तक पहुंचता है। जो फ़ाइनल नतीजा है
वो आपका डिसाइड करेगा कि आपकी थ्योरी जो है वो सही है या गलत है। अगर वो एक्सपेरिमेंटल रिज़ल्ट्स के साथ मैच करती है, आपकी थ्योरी की प्रिडिक्शंस एक्सपेरिमेंटल रिज़ल्ट्स के साथ मैच करती हैं तो वो थ्योरी सही है। अगर वो एक्सपेरिमेंटल रिज़ल्ट के साथ मैच नहीं करती तो वो थ्योरी गलत है। मैं अगेन कल जो मैंने वीडियो बनाई थी उसमें स्नेल्स लॉ की मैंने आपको एग्जांपल दी थी, तो मैं फिर उसके ऊपर जाता हूँ। इट डजेंट रियली मैटर कि स्नेल जो है वो अपने फार्मूला में साइन थीटा यूज़ करता है या कोसाइन थीटा यूज़ करता है सरफेस के साथ मेजर करके। अगर उसका फार्मूला साइन की फॉर्म में लिखा हो, कोसाइन की फॉर्म में लिखा हो या टेन की फॉर्म में लिखा हो, अगर उसका फार्मूला हर बार हमें ऐसे रिज़ल्ट देता है जिनको हम एक्सपेरिमेंटली मेजर करें, तो वो थ्योरी और एक्सपेरिमेंट के जो रिज़ल्ट हैं अगर वो मैच करते हैं तो उसका फार्मूला ठीक है। इट डजेंट रियली कंसर्न अस कि वो किस रास्ते से गुजर के हमें फाइनल रिज़ल्ट तक लेके गया है, फाइनल रिज़ल्ट में साइन तक लेके गया है या कोसाइन तक लेके गया है, इट डजेंट रियली मैटर। तो जो मेन चीज़ है, मैं इन सवालों में मैं इसलिए इन सवालों के ऊपर मैं ख़ुद बहुत ज़ोर देता हूँ और उसकी रीज़न यही है कि दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इन द सेंस कि ये हमें ये बताते हैं कि साइंटिस्ट जो हैं वो वर्क कैसे करते हैं, वो थ्योरीज़ या फार्मूलाज या ये चीज़ें कैसे बनाते हैं, और ये प्रोसेस जो है ये कितना इम्पोर्टेंट है। और इससे स्टूडेंट्स को ये भी पता चलता है कि क्या चीज़ इम्पोर्टेंट है, क्या इम्पोर्टेंट नहीं है, किन चीज़ों के ऊपर हमें गौर करना चाहिए, किन चीज़ों के ऊपर हमें गौर नहीं करना चाहिए। और अगेन कल की तरह मैं आज भी यही कहूँगा कि जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जिनके ऊपर हमें गौर करने की ज़रूरत है वो ये हैं कि हम बेसिक किन अजम्पशंस को लेकर चले हैं। जब तक हमारा रिज़ल्ट जो है वो उतना ही स्ट्रांग होगा जितनी स्ट्रांग अजम्पशंस, बुनियादी अजम्पशंस जो हैं वो हम लेके चलेंगे, क्योंकि हमारा जो फार्मूला है वो उन अजम्पशंस के ऊपर बेस कर रहा होता है। ठीक है, तो जो मेन चीज़ है वो ये अजम्पशंस है। उन अजम्पशंस को लेके दरमियान में इंटरमीडिएट स्टेजेस में कोई साइंटिस्ट कितनी चीज़ें खुद से फ़र्ज़ करता है, इट डजेंट रियली मैटर। अगर वो सारी की सारी चीज़ें सिर्फ दरमियानी हिस्सा बनाती हैं किसी थ्योरी की डेवलपमेंट का, दरमियानी मैथमेटिक्स बनाती हैं किसी थ्योरी की डेवलपमेंट का, और हमारे फाइनल रिजल्ट्स में वो शो नहीं होती, तो इट डजेंट रियली कंसर्न अस कि वो हमें क्या बताती हैं। ये टेस्ट चार्ज भी जो है ये ऐसी ही चीज़ है, ये एक दरमियानी टूल है, ट्रिक कह लें, जो सिर्फ हमें एक फ़ाइनल इलेक्ट्रिक फील्ड की फ़ाइनल मैथमेटिकल फॉर्म तक लेके जाता है। और वो मैथमेटिकल फॉर्म हमें थ्योरेटिकली प्रिडिक्ट करके देती है कि अगर आपके पास कोई गिवन चार्ज है तो उससे किसी फासले के ऊपर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। ठीक है, तो ये हमें थ्योरेटिकली प्रिडिक्ट करके देती है जो फॉर्म है इलेक्ट्रिक फील्ड की। अब आप एक्सपेरिमेंटली उसको मेजर कर सकते हैं। कैसे मेजर कर सकते हैं? आप कहते हैं कि अगर मैं इस पॉइंट के ऊपर चार्ज रखूं तो उसके ऊपर कितनी फोर्स लगनी चाहिए, वो आप कूलम्स लॉ को यूज़ करके फोर्स कैलकुलेट कर सकते हैं, और आप देखेंगे कि दोनों रिजल्ट्स जो हैं वो मैच करेंगे। तो इस तरह ये हमारे पास थ्योरीज़ जो हैं ये डेवलप होके आती हैं। सो अगेन वंस अगेन ये क्वेश्चंस जो हैं ये अंडरस्टैंडिंग के क्वेश्चन है। द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द थिंग दैट हाउ साइंस वर्क्स। ये ऐसे सवाल नहीं हैं जिनको आप एज अ स्टूडेंट्स रट्टा लगा लें या टीचर्स आपको एग्ज़ाम में दें। जो टीचर्स आपको ऐसे सवाल एग्ज़ाम में देते हैं वो बहुत जुल्म करते हैं, गलत करते हैं। उनको शायद खुद भी अंडरस्टैंडिंग नहीं है कि ये ऐसे सवाल नहीं है जिनको स्टूडेंट रट्टा लगा लेगा। ठीक है, ये देखें अंडरस्टैंडिंग के सवाल हैं। दीज आर द काइंड ऑफ क्वेश्चंस विच मेक्स यू रियलाइज हाउ साइंस वर्क, हाउ साइंटिस्ट वर्क। अगेन मैंने सोचा था कि ये वीडियो शायद 5 से 10 मिनट में होगी, लेकिन अभी मैं देख रहा हूँ कि 23-24 मिनट गुजर गए हैं। बट यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट दीज थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। और मैं इस तरह के अब होपफुली टाइम निकाल के इस तरह के क्वेश्चंस को एड्रेस करता रहूँगा। कोई देखता है देखे, नहीं देखता ना देखे। मैं होपफुली जल्द आऊँगा किसी और वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।